बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। मित्रों, आज हम कोरोना काल और उसके अंदर मजदूरों किसानों के बदलते हालात पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं लाइव जनशक्ति के साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये अवसर प्रदान किया कि इस विषय पर एक बार थोड़े से विस्तार के साथ आपस में बातचीत की जा सके। और इसके लिए भी हार्दिक धन्यवाद कि इस वक्त जिस त्रासदी के दौर में ख़ासतौर से बिहार के साथी गुजर रहे हैं कि कोरोना वायरस तो वहाँ चल ही रहा है, लेकिन कोरोना वायरस के साथ साथ हमारे मोरोना वायरस के महाप्रभु अपनी एलईडी लेकर पहुंच गए हैं। गांव-गांव में रोटी या कोरोना की जांच पहुंची हो न पहुंची हो, गांव-गांव में जो लॉकडाउन की वजह से या बेरोजगारी की वजह से जो प्रभावित हैं, उनके लिए राहत पहुंची हो या न पहुंची हो, लेकिन एलईडी पर उनके भाषण जरूर शुरू हो गए हैं। उनके नेता ने ठीक ही कहा था कि उनके खून में व्यापार है और वो ऐसी मौतों के दौरान भी अपने वोट के व्यापार से बाज आने को तैयार नहीं है। एक अजीब सी स्थिति है। एक अत्यंत चिंताजनक महामारी की जकड़ में घिरे हुए देश को जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, वो वाकई में असाधारण है और आज तक कभी नहीं हुआ, असामान्य है। बहरहाल ये एक बड़ी चुनौती है और इस बड़ी चुनौती से मुकाबला करना इस वक्त इस देश की उस समस्त जनता का काम है, उन सारे संगठनों का काम है जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, जो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं और जो इस देश को समाजवाद के रास्ते पर ले जाने में विश्वास रखते हैं। ये बात की बात है, हम लोग विषय पर आते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कोरोना काल में मजदूर किसानों के बदलते हालात आज हमारा विषय है। एक काफी मशहूर वाक्य है, आप्त वचनों की श्रृंखला में काफी ऊपर आता है वो वाक्य, और वो वाक्य ये है कि युद्ध और महामारी लुटेरे शासकों के लिए हमेशा मुफीद और फायदेमंद होती है। कहते हैं कि यह सूत्र वाक्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सबसे पहली बार लिखा गया। हो सकता है उसके पहले भी कहा गया हो, लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा गया। कौटिल्य से मतलब वही चाणक्य जो आज से 2395 साल पहले रावलपिंडी के पास पैदा हुए थे, जहां पर तक्षशिला का विश्वविद्यालय हुआ करता था, और करीबन 2303 साल पहले इसी पटना में, जिसे पाटलिपुत्र कहा जाता था, उसमें वो मरे थे। मगर असल बात यह है कि वो मरने के बाद भी गए कहीं नहीं। वो आज भी दुनिया भर के शासकों की जुबान पे है, दुनिया भर के पूंजीवादी शासन के धतकर्मों में जिंदा है। और 12 मई को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह से बोल रहे थे और बड़े खिलखिलाते हुए चेहरे के साथ गदगद होकर दुनिया के ज्ञात इतिहास की सबसे संक्रामक और अब तक काबू में नहीं आई कोविड-19 की महामारी को एक अवसर बता रहे थे। और केवल अवसर ही नहीं बता रहे थे, बल्कि कॉरपोरेट के 40 चोरों को कारू के खजाने का खुलजा सिमसिम का पासवर्ड भी मुहैया करा रहे थे। तो चाणक्य ने आज से करीबन 2350 साल पहले जो बात कही थी, वो बात हमारे देश में और दूसरे पूंजीवादी देशों में इस कोविड-19 की महामारी के काल में भी, कोरोना काल जिसको कहा जा रहा है, उस कोरोना काल में भी पूरी निर्ममता और निर्लज्जता के साथ हमारे शासक
इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना महामारी मोदी जैसों के लिए देश और जनता की जमा और अर्जित संपत्तियों को कारपोरेट भेड़ियों के आगे महाभोज में परोसने का एक मौका है, लेकिन वो केवल यहीं तक सीमित कोशिश पर नहीं है। ये तो है ही, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये दौलत पैदा करने वालों की लूट को, और दौलत कौन पैदा करता है? दौलत कोई अंबानी पैदा नहीं करता, दौलत कोई अडानी पैदा नहीं करता, किसी अमित शाह, किसी ट्रंप, किसी मोदी, किसी अरुण जेटली की ताकत की दम पर दौलत पैदा नहीं होती। दौलत पैदा करते हैं मेहनत करने वाले मजदूर और किसान, जिसको कहते हैं मूल्य जोड़ने वाला जो काम है, वैल्यू ऐड करने वाला काम है, वो केवल श्रम से होता है, केवल पसीने से होता है। उस दौलत पैदा करने वालों की लूट को और ज्यादा निर्मम, और ज्यादा तीखा, और ज्यादा अमानवीय बनाने की साजिश भी है। उन संपत्ति पैदा करने वाले मजदूर किसानों के पैरों में बेड़ियां और हथकड़ियां डालना जरूरी है, तभी इतनी ज्यादा बड़े पैमाने पर वो अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं और इस मेहनत की लूट कर सकते हैं। उनकी आवाज को अगर घोंटना है तो उसके लिए उनका मुंह बांधना बहुत आवश्यक है, और ठीक इसी काम में महामारी को मौका मानने वाली आजादी के बाद की इस देश की सबसे बर्बर और असभ्य सरकार लगी हुई है। उनके निशाने पे वो सब कुछ है जो हम लोगों ने कई पीढ़ियों के संघर्षों के बाद अर्जित किया था। लेकिन आज हमें केवल मजदूर और किसानों के प्रति उनका रवैया क्या है, और इस कोरोना काल में किस तरीके से उन्हें बहुत ही पुरातन काल के शोषण में, विवश शोषण में धकेलने की कोशिश की जा रही है, इसके कुछ पहलुओं पर चर्चा करना। मजदूरों के प्रति उनका एक रुख तो बिल्कुल साफ हो गया जब उन्होंने प्रवासी मजदूरों की तकलीफों के बारे में अपने अब तक के भाषणों में एक वाक्य संवेदना का एक संदेश नहीं बोला। कौन है ये प्रवासी मजदूर? ये प्रवासी मजदूर कोई भिखारी नहीं है, ये किसी की मेहरबानी पर चलने वाला समूह नहीं है, ये भारत के सच्चे निर्माता हैं। यही सचमुच का भारत बनाते हैं। दुनिया का सृजन इन्हीं की दम पर होता है, और एक ऐसे असाधारण श्रम से असंभव को संभव बना देते हैं। और उनके साथ जिस तरीके की त्रासदी हो रही है, उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार हो रहा है, वो दरअसल केवल मानवता के साथ, केवल श्रम शक्ति के साथ ही धोखा नहीं है, बल्कि सारी भारतीयता का, सारी मनुष्यता का एक तरीके से धिक्कार है। ये कम नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस देश में जो प्रवासी थे, माइग्रेंट थे, जिन्हें अब काम की तलाश में अपने जिले को छोड़कर दूसरे जिले में जाना पड़ा, अपने प्रांत को छोड़कर दूसरे प्रांत में जाना पड़ा, ऐसे लोगों की कुल संख्या 45 करोड़ 36 लाख थी। कुल आबादी का लगभग 37% से ज्यादा बड़ा हिस्सा। इनमें से अनेक ऐसे थे जो जहां गए वहीं बस गए, अपनी मर्जी से कोई नहीं गया। किन परिस्थितियों में जाना पड़ा इसके बारे में अपन लोग बातचीत करेंगे। लेकिन ये जो प्रवासी मजदूर हैं जो कोविड-19 के हमले के बाद प्रभावित हुए उससे, और जिन्हें अपना रोजगार गंवाना पड़ा, जिन्हें भूख की वजह से या आसरा न मिल पाने की वजह से, या जीवन को बचाने के लिए जहां पर वो काम करते थे उन जगहों को छोड़कर आना पड़ा, इनकी संख्या ही अगर हम गिन लें तो ये कम नहीं है। एक अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर अमिताभ कुंडू, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये 6 करोड़ 50 लाख के आसपास है, 65 मिलियन। विश्व बैंक ने 22 अप्रैल को एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें उसने कहा था कि ये लगभग 40 मिलियन के आसपास है, मतलब 4 करोड़। वहीं हमारे यहाँ जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज है, उस सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज ने CDS के मुताबिक इनकी कुल मिलाकर संख्या थी 5 करोड़। ये बहुत बड़ी संख्या होती है। इनमें से 73% प्रवासी मजदूर लॉकडाउन की वजह से अपना रोजगार खो चुके हैं। इस आंकड़े को अगर हम बेरोजगारी के उस आंकड़े के साथ जोड़कर देखें जो CMIIE ने दिया है,
जिसके मुताबिक लगभग 14 करोड़ लोगों ने पहले लॉकडाउन के बाद अपने रोजगार को गंवाया है, जिनमें से 2 करोड़ लोगों का रोजगार मई के महीने में वापस लौट कर आया है। अभी भी 12 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या होती है। ये वो मजदूर हैं जो निर्माण के काम में लगे हुए थे, व्यवसाय के छोटे व्यवसाय के काम में लगे हुए थे, ट्रांसपोर्ट के काम में लगे हुए थे और लोगों की जरूरत को पूरा करने के काम में लगे हुए थे। इनमें बहुत बड़ी संख्या में वो डोमेस्टिक वर्कर्स भी हैं जो मध्यम वर्ग के घरों में जाकर काम करके अपने जीवन का गुजारा किया करते थे। अजीत प्रेमजी यूनिवर्सिटी के सर्वे के हिसाब से शहरी इलाकों में रहने वाली जो कुल आबादी है, उस कुल आबादी में से 10 में से 8 लोगों की रोजगार छिन चुकी है। अगर उसको बहुत सकारात्मक तरीके से देखा जाए और इन मई के महीने में जो रोजगार की वापसी हुई है उसको अगर गिन लिया जाए तो 1-8 करोड़ की लौट आई होगी। 10 में से 8 अगर बेरोजगार हुए थे तो 2 की लौट आई होगी। लेकिन 10 में से 6 लोग जो 22 मार्च के पहले काम किया करते थे वो आज भी पूरी तरीके से बेरोजगार है। मैं उन बेरोजगारों की बात नहीं कर रहा जो 22 मार्च के पहले भी बेरोजगार थे। वो पढ़े लिखे भी थे, बिना पढ़े लिखे भी थे, लेकिन ये उन बेरोजगारों की बात हो रही है जो रोजगार में थे 22 मार्च के दिन। इनमें बहुत बड़ी संख्या बिहारी मेहनतकशों की है और बिहारी मेहनतकशों के मामले में पूरी दुनिया उनकी शुक्रगुजार है, क्योंकि उन्होंने केवल भारत के निर्माण में ही नहीं पूरे दुनिया के निर्माण में हमेशा से बहुत बड़ा योगदान दिया है। एक अध्ययन के मुताबिक बिहार और उसके आसपास का जो लगा हुआ इलाका है, सारनाथ से लेके देवरिया तक, बलिया तक, आजमगढ़ तक, इन इलाकों को एक साथ एक मतलब आम कोलोकियल लैंग्वेज में पुरबिया कहा जाता है। ऐसे पुरबियाओं में 29% घर ऐसे हैं जिनमें से कोई न कोई बाहर काम करने के लिए गया है। पॉपुलेशन काउंसिल इंस्टीट्यूट के मुताबिक बिहार की ग्रामीण आबादी का 37% और शहरी आबादी के 18% परिवारों में से कोई न कोई बाहर है काम करने के लिए, जो लौट कर आया है कोरोना की लॉकडाउन के बाद। ये अप्रैल की खबर है कि उनमें से 22% शहरी प्रवासी और 19% ग्रामीण प्रवासी लौट आए थे। अभी भी बाकी के किसी न किसी रास्ते में लटके हुए थे जो मई के महीने में पैदल घिसटते हुए या दूसरे रास्तों से अपने घरों पर पहुंच पाए होंगे। इतनी बड़ी तादाद बिहार के दरभंगा, गोपालगंज, सीवान, सारण, शेखपुरा, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद और झारखंड के धनबाद, लोहरदगा और गुमला, ये ऐसे जिले हैं जहां के ज्यादा लोग प्रवासी कामगार के रूप में काम करते हैं। इन्हें असहायों की तरह पीछे छोड़ दिया गया और एक ऐसा मानवता का संकट पैदा हो गया जिसका इतनी बड़ी संख्या में पलायन का भारत के इतिहास में 5000 वर्ष की सभ्यता के लिखित इतिहास में कोई प्रमाण नहीं मिलता। इसके विपरीत प्रमाण जरूर है। दुनिया के तमाम सारे कबीले आए, शक आए, हूण आए, कुषाण आए, यवन आए, तुर्क आए, मंगोल आए, गुर्जर आए, आर्य आए और ये आके यहां पर बस गए। इन सब ने मिलकर हिंदुस्तान बनाया। मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी के शब्दों में अगर कहें तो सरजमीन हिंद पर अकवाम आलम के फिराक काफिले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। इतनी बड़ी संख्या में पलायन कभी नहीं हुआ। सिर्फ एक बार हुआ और वो अंग्रेजों के राज में हुआ था। 18वीं सदी में इस देश की शहरी आबादी 50% के आसपास थी, जो 19वीं सदी के अंत तक आते आते केवल 15% रह गई। उसकी वजह ये थी कि अंग्रेजों ने अपने उद्योगों का माल खपाने के लिए इस देश के हथकरघा बुनकरों को, शिल्पकारों को, इन सारे लोगों को जो छोटे छोटे उद्यम अपने चलाकर यहाँ की आवश्यकताओं को पूरा किया करते थे, कपड़ा बुनने वालों को, लकड़ी का काम करने वालों को, लोहे का काम करने वालों को, आभूषणों का काम करने वालों को, इनको बड़ी पैमाने पर इनके रोजगार को ठप किया, अपना टैक्स बढ़ाकर। ढाका के साथ जो किया गया वो तो दुनिया जानती है। एक ढाका का ही उदाहरण हम अगर ले लें तो 1880 में ढाका की आबादी
2 लाख थी, जो 1890 में घटकर 79,000 और 1910 में केवल 30 साल के अंदर घटकर 20,000 रह गई। ये इतना बड़ा पलायन इसलिए हुआ कि अंग्रेजों ने अनौद्योगिकरण की नीतियां अपनाकर इस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया था। लेकिन उसमें भी उनको 30-40 साल लग गए। हमारे यहां केवल 40-50 दिन में जिस तरीके का महापलायन इस बीच में हुआ है 22 मार्च के बाद से लेकर आज तक जो लगातार जारी है, 90% से ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को होश आया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन सबको वापस पहुंचाना चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या कहा जाए? हमारे इधर मध्य प्रदेश के इलाकों में कहावत है कि संजा के मरे के लिए कब तक रोओगे। जब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी करना बंदी कर दिया तो उनके बारे में बार बार चर्चा करके अपने शब्दों को भी खर्च करने की कोई मतलब नहीं है। लेकिन इतना बड़ा महापलायन इससे पहले कभी हमारी सभ्यता में, इस इलाके की सभ्यता में नहीं हुआ। एक बार जरूर हुआ था अंग्रेजों के बाद, अंग्रेजों के दौर में, वो 1886 में बंबई में हुआ था। उस वक्त बंबई की आबादी करीबन 8.5 लाख हुआ करती थी। उनमें से 4 लाख लोग लौटकर अपने अपने घर आ गए थे और उसकी वजह यह थी कि प्लेग की बीमारी फैली थी। उस प्लेग की बीमारी से बचने के लिए वो लौट के चले आए थे। लेकिन वो केवल बंबई का पलायन था, वो देश का पलायन नहीं था। लेकिन ये पूरे देश के पैमाने पर सूरत से लौट रहे हैं लोग, चेन्नई से लौट रहे हैं लोग, बेंगलोर से लौट रहे हैं लोग, कश्मीर से लौट रहे हैं लोग, हर महानगर से लोग वापस लौट रहे हैं बिना किसी सहारे के, बिना किसी सरकारी मदद के, बिना किसी वाहन के, बिना किसी पीने के पानी के और बिना किसी रोटी के आश्रय से। अगर जनता के तमाम सारे संगठनों और वामपंथी सोच के कार्यकर्ताओं ने अपनी शक्ति भर करके कोशिश नहीं की होती तो जितनी मौतें हुई हैं, करीबन 800 के आसपास मौतें मानी जा रही है जो पैदल चलते या दुर्घटना में इस लौटते वक्त में हुई है इन प्रवासियों के साथ, रेल में जो हुई है वो भी हुई है। तो अगर ये दुर्घटनाएं, अगर ये सारे इंतजामात नहीं किए गए होते इन मानवीय संवेदनाओं से भरे हुए कार्यकर्ताओं के द्वारा, तो ये मौतें और भी ज्यादा होती। क्या इसे टाला जा सकता था? बिल्कुल टाला जा सकता। अगर ताली बजाकर मदारी की तरह टोप में से खरगोश निकालने का लोभ संवरण कर लें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और ये कहते कि 4 घंटे नहीं बल्कि 4 दिन के नोटिस के बाद लॉकडाउन किया जाएगा, उसके बाद धड़ाधड़ रेलगाड़ियां चलाई जाती, बसें चलाई जाती, लॉकडाउन में रहने, खाने और वेतन देने की गारंटी दी जाती, तो जिन्हें लौटना होता केवल वही लौटते, ज्यादातर वही रुक जाते। केरल में ऐसा ही हुआ। वहां 25 से 30 लाख कामगार हैं जो केरल से बाहर से गए। उन्हें केरल में अतिथि श्रमिक कहा जाता है, गेस्ट लेबर कहा जाता है। 7 दिन पहले तक की सूचना है कि इनमें से केवल 2% लोग वापस लौटे हैं, बाकी वहीं हैं। क्यों? इसलिए कि उनको वहां पर ठहराया गया। 2 लाख के आसपास किचन, कम्युनिटी किचन बनाए गए। 5,000 से ज्यादा सुसज्जित कैंप और रेस्ट हाउस बनाए गए। ऐसी जगह, वो जो क्वारंटाइन होम या ट्रांजिशन होम जिस तरीके के बिहार में चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, वैसे नहीं थे। उसमें टेलीविजन फिट किए गए थे, कैरम बोर्ड्स रखे गए थे, खेलने के लिए और भी बहुत सारी वस्तुएं दी गई थी। जिन राज्यों के वो रहने वाले थे उन राज्यों की रुचि के हिसाब से उनको भोजन दिया जाता था। और इसी के साथ साथ वो अपने घर वालों के साथ संपर्क में रहे, इसके लिए उनके मोबाइल फोन को भी चार्ज किया जाता था सरकार के खर्च पर। कौन आने के लिए तैयार होगा? उन्होंने बीमारी को भी काबू में किया और पलायन को भी रोका। लेकिन हमारी सरकारों ने क्या किया? आपको याद होगा पहले भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा था कि जो भी मजदूर है उसको खाना खिलाने की, उसको उसकी जगह पर रखने की जिम्मेदारी नियोजकों की है, ठेकेदारों की है। उनको ये काम करना होगा। नियोजक और ठेकेदारों के संगठन सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट के जजों का दिल पिघल उठा और उन्होंने कहा कि बेचारे उद्योगपतियों पर ये ज्यादती की जा रही है। 20 सुनवाई में बोले
और उस सुनवाई में की गई टिप्पणी के आधार पर हमारे ब्रह्मा जी ने, मोदी जी ने उस अधिसूचना को वापस ले लिया और उसके बाद न उनके वेतन की गारंटी थी, न उनके खाने की गारंटी थी, न उनके रहने की गारंटी थी। इतना ही नहीं किया, भाजपा घराने के जो संत हैं येदियुरप्पा साहब, वो और भी आगे बढ़ गए। 10 रेलगाड़ियां जो बनारस के लिए या पटना के लिए या गया के लिए लौटने वाली थी, दरभंगा के लिए लौटने वाली थी, जिनकी बुकिंग हो चुकी थी, एडवांस बुकिंग की जा चुकी थी, उनको भी वहां के मालिकों और बिल्डरों के साथ मिलने के बाद शाम के वक्त उन्होंने रद्द करने की घोषणा कर दी। और उन्होंने कहा कि अगर ये लोग वापस चले जाएंगे तो हमारी बिल्डिंग बनाने का काम कौन करेगा। वेतन की गारंटी नहीं, भोजन की गारंटी नहीं, रहने की गारंटी नहीं, लेकिन लॉकडाउन के बाद ये लौटेंगे नहीं तो हमारी बिल्डिंगें कौन बनाएगा। वहां पर उनको रोक दिया गया। पैदल चलते हुए लोगों के साथ भी जिस तरीके का बर्ताव किया गया है, लाठियों से उनको मारा गया, सड़क हादसों में लोग मारे गए, 1.5 से 2 करोड़ लोग सड़कों पर चलते रहे, जो जैसा देश में कभी नहीं हुआ। उनमें गणेशी भी थी, उनमें शकुंतला भी थी, जिन्होंने अब बीच सड़क पर पैदल चलते चलते संतान को अपने हाथों से जन्म दिया और संतान को जन्म देने के बाद 2 घंटे बाद दोबारा से अपनी 600 किलोमीटर की यात्रा पर निकल ली। इतना ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। तो मजदूर के प्रति, निर्माता के प्रति उनका क्या रुख है, एक रुख तो देखने में समझ में आता है जब हम प्रवासी मजदूरों के प्रति उनके रवैये को देखते हैं। दूसरा रुख समझ में आता है रोजगार छीनने के मामले। मैंने आपको कुछ आंकड़े दिए 14 करोड़ के, और शहर में जो 10 लोग काम करते हैं उनमें से 8 लोगों के छीनने के। लेकिन इसका एक थोड़ा गहरा प्रभाव भी है। करोड़ों रोजगार ऐसे हैं जो कुछ वर्षों के लिए, हमेशा के लिए समाप्त हो चुके हैं। वो आने वाले कुछ वर्षों तक दोबारा से नहीं आने वाले। और इनमें से कुछ रोजगार तो ऐसे हैं जो 10-15 वर्षों तक दोबारा से रिवाइव होने वाले नहीं है, और कुछ रोजगार ऐसे हैं जो रोजगार दोबारा कभी नहीं दिखने वाले, हमेशा के लिए समाप्त होने वाले हैं। उस पर सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण के बाद जो बचे कुछ रोजगार मिलते थे या रोजगार की जो क्वालिटी थी वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। हम केवल एक घटनाक्रम पर नजर डाल लेते हैं। इस देश के शिक्षा मंत्री ने यह बयान दिया कि परीक्षाएं समय पर की जाएंगी। अब सीबीएसई के 70 पेपर्स हो चुके हैं, 30 बाकी हैं, उनको समय पर किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि अब पढ़ाई के लिए डिजिटल या ऑनलाइन शिक्षा की जाएगी। इसके जरिए हम आधुनिक तरीके से लोगों को शिक्षित करने का काम करेंगे। इसका एक दूसरा पहलू है जिस पर अपन लोग बात नहीं कर रहे, और वो ये कि कितने लोग हैं इस देश में। केवल 24% लोग हैं जिनके पास डाटा है जो डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ या कम्युनिकेशन के सिस्टम से जुड़े हुए हैं। 24%। इसका एक पहलू तो यह है कि एक बड़ा हिस्सा इस देश की जनता का शिक्षा से गायब हो जाएगा ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर। जैसा कि केरल में एक नवयुवती ने, जो गरीब परिवार की थी, उसके पास इस तरीके का मोबाइल नहीं था जिस पर वो पढ़ सके, उसने हताशा में आके, डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली। तो वो वंचना होगी तो वो होगी ही। लेकिन इसका एक और पहलू देखिए, और वो पहलू ये है कि शिक्षा का मतलब क्या है। शिक्षा का मतलब रटना नहीं है। शिक्षा का मतलब मनुष्य के दिमाग में किसी प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को फिट करना नहीं है। शिक्षा का मतलब है एक बड़े होते हुए बच्चे को इंसान बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार करना, उसके खेल कूद के, उसके मानसिक विकास के, उसके सामाजिक व्यवहार के विकास के, चीजों को लर्न करने की उसकी क्षमता को विकसित करने के तरीके से ये सारा काम करने की तो शिक्षा है। और ये स्कूल और कॉलेज को छोड़ के कहां पर हो सकता है। स्कूल और कॉलेज ही है जो मनुष्यों को सामाजिक प्राणी और मनुष्य को इंसान बनाने में मदद करती है। बहरहाल ये भी एक पहलू है, इस पर भी बातचीत नहीं कर रहे हम लोग। एक और पहलू पर बात कर रहे हैं कि उन करोड़ों शिक्षकों का क्या होगा जो स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं। और इसको दूर की कौड़ी मत मानिए आप। अगर ऑनलाइन शिक्षा पर, जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां, अगर आप टेलीविजन चैनल्स देखते होंगे तो आपको शाहरुख खान से लेके ये तमाम सारे लोग विज्ञापन करते हुए मिल रहे हैं इन आधुनिक कंपनियों का, जो आपको ये बता रही है कि अब
पुरानी तरीके से शिक्षा नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी साहब ने भी ये कहा था कि अब तक हिंदुस्तान जिस तरीके से चला है अब वैसा नहीं चलेगा, अब नए तरीके से चलेगा। अगर ऑनलाइन एजुकेशन दी जाएगी, अगर डिजिटल प्रणाली के साथ लोगों को शिक्षित करने की बात होगी, तो इन टीचर्स का क्या होगा? ये करोड़ों की संख्या में पूरे देश भर में, इनको भी पूरी तरीके से बेरोजगार करने की स्थिति पैदा हो जाएगी। और एक दूसरा बड़ा हमला जो हुआ है, जो हाल फिलहाल कुछ समय तक जिसके दोबारा से पुनर्जीवित होने की संभावना नहीं है, नाइयों का रोजगार पूरी तरीके से समाप्त होने को जा रहा है, शेविंग और कटिंग का। ये फिजिकल डिस्टेंस, और जिनको ये गलतफहमी है कि ये कोरोना वायरस लॉकडाउन के खुलने की वजह से और नरेंद्र मोदी साहब के भाषण को सुनने के बाद वापस चला गया है, उन्हें इस गलतफहमी को दूर कर लेना चाहिए। हम आगे उसके बारे में बातचीत करेंगे कि कब तक उसकी संभावना और है। लेकिन बुनकर, जुलाहे, नाई, मछुआरे, हैंडीक्राफ्ट के कारीगर, ये पूरी तरीके से रोजगार इसके दोबारा से पुनर्जीवित होने की कोई संभावना नहीं है, कम से कम आने वाली कुछ वर्षों तक। और यह याद रखने की बात है कि हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम इस देश में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला है, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। इसके बाद भी जो बचेंगे, इसके बाद भी जो रोजगार बचने वाले हैं, उनके लिए भी हमारी सरकार ने अवसर का पूरा लाभ ले लिया है। काम के घंटे बढ़ाकर 8 से बढ़ाकर 12 ही नहीं किए गए हैं, बल्कि सारे श्रम कानून समाप्त कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वेतन अधिनियम भी समाप्त कर दिया गया है, जो मैंडेटरी कानून था, जो मजदूर को शोषण से बचाने के लिए कम से कम कागज पर लिखा हुआ एक कानून था कि इससे कम वेतन का भुगतान नहीं किया जा सकता, उसका भी अमल स्थगित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में भी 1000 दिन तक न्यूनतम वेतन सहित किसी भी कानून को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये छूट कंपनियों को दी जा चुकी है और इसी तरीके की छूटें केंद्र सरकार भी तथाकथित 4 कोड के रूप में लेकर आ रही है। और उसकी बीजेपी की चलने वाली जितनी भी सरकारें हैं, और उनका खरबूजे की तरह खरबूजा भी रंग बदलता है कि तर्ज पर बाकी की भी 2-3 सरकारों ने इस सबको करने का फैसला लिया। क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब यह होगा कि उसके बाद जो रोजगार बचेगा, कोरोना काल के गुजर जाने के बाद, वो रोजगार 22 मार्च के पहले जैसा रोजगार नहीं होगा। वहां 8 घंटे में मिलने वाले वेतन से भी कम वेतन मिलेगा, क्योंकि बेरोजगारों की तादाद बहुत इफरात में होगी। और वहां पर 12 घंटे करने के काम करने के बाद भी वो वेतन नहीं मिलने वाला, जो वेतन जीवन को गुजारे के लायक सूरत में, बड़ौदा में, अहमदाबाद में, बेंगलोर में, चेन्नई में, दिल्ली में या बंबई में आवश्यक होता है। 8 घंटे की लड़ाई के बारे में इस देश के हुक्मरान वैसे तो कुछ भी नहीं जानते, न वो इस देश के दर्शन के बारे में जानते हैं, न वो इस देश की मेधा के बारे में जानते हैं, न वो इस देश के इतिहास के बारे में जानते हैं। तो मजदूरों के बारे में जानने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। उन्हें शायद नहीं मालूम कि 1886 में शिकागो के मजदूरों ने जो लड़ाई लड़ी थी, उससे भी 3 साल पहले भारत के मजदूर ने 8 घंटे काम की मांग को लेकर हड़ताल की थी 1883 में हावड़ा के रेलवे यार्ड के मजदूरों ने। उसमें भी कुर्बानियां दी गई थी। तो ये जितने भी कानून बने हैं, वो चाहे 27 नवंबर 1942 को बाबा साहब अंबेडकर द्वारा रखा गया 8 घंटे काम का कानून हो, या बाकी के कानून हो, ये तमाम सारे कानून भी इस देश के मजदूरों के 150 वर्षों के संघर्ष का नतीजा है। और वो ऐसे संघर्ष थे जिनमें अनगिनत शहादतें दी गई थी। और आज उन सारे कानूनों को एक झटके में समाप्त करके देशी और अमेरिकी कारपोरेटों के खजानों को भरने का काम जो इस देश की सरकार के द्वारा किया जा रहा है, पिछले 150 वर्षों में, जब से श्रम कानून अस्तित्व में आए हैं, तब से इस तरीके का भीषण और विवत्स हमला श्रमिकों के अधिकारों पर इससे पहले कभी नहीं हुआ। 1926 में इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट बना था, जिसे एक झटके में उत्तर प्रदेश और बाकी की भाजपा की सरकारों ने खत्म कर दिया है। भारत का संविधान बुनियादी अधिकार देता है नागरिक को कि उन्हें संगठित होने का, अपना संगठन बनाने का अधिकार है। वो ऐसा फंडामेंटल राइट है जिसे सुप्रीम कोर्ट भी नहीं छीन सकता, जिसे लागू कराने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है।
उस फंडामेंटल राइट को भी इस देश के मजदूरों से छीन लिया गया है और उनसे कहा गया है कि उन्हें अपना संगठन बनाने का, ट्रेड यूनियन बनाने का कोई अधिकार नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि ऐसा बड़ा गहरा कलुष अंधकार इस पूरे देश की मेहनतकश जनता के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है, जिनका एक नजरिया, एक रूप हमने मजदूरों, प्रवासी मजदूरों, बचे हुए मजदूरों और संभावित मजदूरों के साथ किए जाने वाले व्यवहार के संबंध में सरकार द्वारा उठाई गई नीतियों और लिए गए फैसलों को लेकर लिया। किसानों की हालत क्या है? पहली बात तो कि भारत में जिस तरीके से औद्योगिकरण हुआ है या पूंजीवाद का विकास हुआ है, उस पूंजीवाद के विकास की खासियत यह है कि हमारे मजदूर का, आधुनिक औद्योगिक मजदूर का भी एक पांव गांव में रहता है। उसका आज भी गांव के साथ रिश्ता है। हमारे बौद्धिक जगत में, खासतौर से पूंजीवादी अर्थशास्त्रियों के बौद्धिक जगत में यह बहस चल रही है कि जो प्रवासी मजदूर अपमानित होकर, परेशान होकर अपने गांव में वापस लौटे हैं, वो वापस लौटकर अपने काम पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और अगर वापस अपने काम पर लौटकर जाएंगे तो कब तक जाएंगे। जबकि सही में बहस इस आधार पर होनी चाहिए, बहस के इस प्रश्न को जो सिर के बल खड़ा है उसको पैर के बल खड़ा करना चाहिए, और बहस इस बात पर होनी चाहिए कि ये जो प्रवासी मजदूर था वो अपना गांव छोड़कर गया क्यों था, किस लिए गया था। वो गांव छोड़कर इसलिए गया था क्योंकि 1991 से लेकर 2011 के बीच में ये जो नवोदार वैश्वीकरण की नीतियां हैं, जिन्होंने इस देश की खेती और किसानी को पूरी तरीके से तबाह कर दिया, उसकी वजह से 1.5 करोड़ किसानों ने खेती और किसानी का काम बंद कर दिया, छोड़ दी उन्होंने खेती। ये कहां जाएंगे? हर रोज 2500 से लेकर 2600 के आसपास, 2500 से लेकर 2500 के आसपास किसान खेती छोड़ रहे हैं। मतलब अभी तक वो अपने गुजारे के लिए जो खेती के साथ आमदनी करते थे उसको पूरी तरीके से छोड़ रहे हैं, तो वो कहां जाएंगे? जाहिर सी बात है कि वो श्रम के बाजार में जाएंगे, रोजगार की तलाश में जाएंगे। गांव में रोजगार नहीं था, खेती लाभकारी नहीं थी, इसलिए वो अपने गांव को छोड़कर गए थे। अगर वो गांव में लौट कर आएंगे तो क्या उनको रोजगार मिल जाने वाला है? और भी भीषण स्थिति पैदा हो गई। दूसरा, इस देश की देहाती आबादी की खास बात यह है कि इस देश में जो किसान है उनका 85% से ज्यादा किसान लघु या सीमांत किसान है। मतलब ऐसे किसान जिनका अपनी जमीन पर होने वाली उपज से गुजारा नहीं हो सकता, उन्हें कुछ न कुछ करना ही होता है। अगर 3 भाई हैं तो एक भाई गांव में खेती देखता है, 2 भाइयों को काम करने के लिए जाना पड़ता है बाहर, वो उस खेती की दम पर गुजारा नहीं कर सकते। और देहाती आबादी का आधा हिस्सा ऐसा है जो भूमिहीन या खेत मजदूर है। इस कोरोना काल ने उनकी तबाही और ज्यादा बढ़ा दी है। इस कोरोना काल ने उनके भीतर होने वाली आत्महत्या, जिसके बारे में हमारे मित्र और वरिष्ठ पत्रकार पी साईनाथ ने बिल्कुल ठीक तरीके से कहा था कि आत्महत्या, किसानों की आत्महत्या भी एक तरीके से प्रतिरोध की कार्रवाई है कि हमें तुम्हारे इस गंदे और असहनीय समाज में जिंदा नहीं रहना। जो आत्महत्या के मामले में इतना बड़ा रिकॉर्ड हम कायम किए हुए बैठे हैं, उन आत्महत्याओं की ओर इस पूरी ग्रामीण आबादी को धकेलने की कोशिश नहीं है। तो क्या है, मैं केवल 2 उदाहरण आपको दे रहा हूं। रबी की फसल लॉकडाउन के दौरान आई, 90% किसान ऐसे हैं जिन्हें उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP नहीं मिली। फिजिकल डिस्टेंस के नाम पर, कोविड-19 प्रोटोकॉल के नाम पर मंडियां नहीं खुली, सरकारी खरीद नहीं हुई, और निजी आड़तियों को और कई सारी कॉरपोरेट कंपनियों को किसान औने पौने दाम पर अपनी फसल को बेचकर गया, जिससे उसकी लागत निकल कर भी आएगी। जो नकदी फसल पैदा हुई थी वो तो बिकी नहीं, चाहे वो गन्ना हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो कपास हो। हजारों टन, लाखों टन फल बाजार में नहीं आ पाया, शहरों में नहीं जा पाया, सड़ गया, बर्बाद हो गया। कपास को खरीदने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि बाजार में डिमांड नहीं है। गन्ने की खरीदी हो नहीं रही।
तो जो कैश क्रॉप पैदा करने वाले थे, जो नगदी फसल पैदा करने वाले थे, उनका तो माल पैदा हुआ रखा है, उसमें वो तो पूरी तरीके से मतलब अभी बिका ही नहीं। और इस बीच में इस कोरोना की महामारी को अवसर मानने वाले प्रधानमंत्री जी ने इस देश के खेती के 3 बड़े कानूनों में, जो इस देश की खेती को और किसानी को संरक्षण देते थे, उन 3 बड़े कानूनों को तब्दील कर दिया। उनमें से मंडी एक्ट को बदल दिया गया, बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों को छूट दे दी गई कि वो कहीं भी जाकर माल को खरीद सकते हैं। देश के किसी भी कोने में अखबार और टेलीविजन चैनल पर कहा जा रहा है कि अब किसान कहीं भी जाकर अपना माल को बेच सकता है। किसान कहां जाएगा बेचने के लिए? 60% किसान बड़ी मुश्किल से किराए पर लेकर या अपने ट्रैक्टर से जा पाते हैं। 40% किसान तो आज भी बैलगाड़ियों में अपने सामान को लाद कर ले जाता है मंडी में बेचने के लिए। मुरैना का किसान बैलगाड़ी में अपने माल को लेकर बेंगलोर की मंडी में बेचने के लिए जाएगा। सतना का जो किसान है वो ट्रैक्टर ट्रॉली में अपने धान को या गेहूं को भरकर मुंबई में बेचने के लिए जाएगा। वहां की कंपनियां आएंगी और किसी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं होगी। वो सारा का सारा तंत्र समाप्त कर दिया गया है। अब सारी की सारी रोक समाप्त कर दी गई है। एपीएमसी के कानून को पूरी तरीके से निरर्थक बना दिया गया है 2 जून को निकाले गए अध्यादेश के जरिए। उसके पहले आवश्यक वस्तु अधिनियम को सरकार पहले ही समाप्त कर चुकी थी। उस एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को, जिसने इस देश के नागरिकों की खाद्य सुरक्षा के मामले में, जिसने मुनाफाखोरी और गोदाम में जमाखोरी को निरुत्साहित करके लोगों के बीच में सस्ता खाद्यान्न बिकने में कुछ हद तक काफी भूमिका निभाई थी, अब बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जमाखोरी करने की पूरी तरीके से छूट कर दी गई है। तो किसान दोनों तरीके से लुटेगा। उसके माल की कीमत नहीं मिलेगी और उसके माल की कीमत मिल सके, इसको रोकने के लिए बाजार में तमाम सारी कॉरपोरेट कंपनियां होंगी। ये बड़ा संकट है मित्रों। पिछले 3 दशक में भारत की खेती का संकट बढ़ते बढ़ते कृषि संकट में तब्दील हो गया और अब पिछले 5-7 वर्षों से वो भारत की सभ्यता के संकट में तब्दील हो चुका है। वो केवल अब पैदा की गई फसल की उपज और उस उपज की कीमत और किसान की आमदनी तक सीमित मामला नहीं है। एक पूरे का पूरा ऐसा असभ्य वातावरण तैयार किया गया है जिसमें मानवीयता के, संवेदनशीलता के, सहृदयता के, एक दूसरे के प्रति स्नेह रखने के, इन सारे संस्कारों को भी खत्म करने की एक बर्बर स्थिति पैदा की जा रही है। ये सभ्यता के संकट में तब्दील हो गया। उस पर यह बदलाव, ये जो वापसी हो रही है मजदूरों की, इसके गांव पर असर होने वाले हैं, खेती पर असर होने वाले हैं। इसके 4 मोटे माइक्रो असर होंगे, सूक्ष्म असर होंगे, जिनमें से पहला तो यह कि आमदनी के स्रोत सूख जाएंगे। 2 भाई कमाने के लिए गए थे, एक बेंगलोर गया था, एक सूरत गया था, एक भाई गांव में 1.5 एकड़ पर खेती कर रहा था। वो दोनों भाई अपने मेहनत करने के बाद बेंगलोर में और सूरत में जो कमाया करते थे, उसका एक हिस्सा गांव में अपने बूढ़े माँ बाप के लिए, अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भेजा करते थे। अब वो खुद लौट कर आ गए हैं, तो मनी ऑर्डर या पेटीएम तो आने वाला नहीं। आमदनी के स्रोत सूख जाएंगे और ये छोटे मोटे स्रोत नहीं है। $46 बिलियन विदेशों में रहने वाले प्रवासी कमाकर भेजते हैं, उसका आंकड़ा हमारी सरकार के पास है। ये 3 साल पहले का आंकड़ा है। इस देश में अपने गांव से बाहर जाकर रहने वाले कितने अरब रुपए अपने गांव में भेजते हैं, इसके बारे में कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ी तादाद में पैसा आता है। वो पैसा भी आना बंद हो गया और वो लोग भी लौट आए। दूसरी बात यह है कि गांव के संसाधन बहुत सीमित हैं, उन संसाधनों पर बोझ बढ़ेगा। अगर 15 परिवार भी लौट कर आते हैं किसी एक बड़े गांव में, तो गांव के संसाधनों पर बोझ बढ़ता है। तीसरा यह है कि पहले से ही रोजगार नहीं था, जो मेहनत मजदूरी थी उसकी कीमत बहुत कम थी। मनरेगा की रेट से भी कम रेट पर खेत मजदूर काम करने के लिए विवश होता था। अब ये और बेरोजगारों की एक नई फौज आ गई है। मांग वही है, पूर्ति बढ़ गई है, जाहिर सी बात है कि कीमत घटेगी, तो उस मजदूर की कीमत भी पूरी तरीके से घट जाएगी। और उसमें से भी अगर ये वापस नहीं लौटे तो मुश्किल है, और वापस लौट गए तो श्रम अधिकारों की समाप्ति की वजह से उनका वहां पर टिकना भी अब पूरी तरीके से मुश्किल है। होगा क्या? होगा ये कि आमदनी और अधिकार घटेंगे।
इसका एक मैक्रो असर भी होगा। ये जो 4 माइक्रो असर थे, एक मैक्रो असर भी होगा, और वो ये होगा कि अनौद्योगिकरण का खतरा बढ़ेगा। अगर ये काम करने के लिए नहीं जाएंगे तो हमारे महाराष्ट्र के जो श्रम मंत्री हैं या उद्योग मंत्री हैं, मैं भूल रहा हूं, जो भी है लेकिन वो शिवसेना के, उस शिवसेना के जो बिहारियों के खिलाफ, उत्तर प्रदेशियों के खिलाफ, हिंदी भाषियों के खिलाफ, उनको बंबई से खदेड़ने और महाराष्ट्र से बाहर भेजने के नारे के आधार पर राजनीति करती रही है। जब ये बड़ी संख्या में प्रवासी हुई थी, ये प्रवासियों की वापसी हुई थी, तब उन्होंने एक टेलीविजन पर इंटरव्यू देते हुए कहा था कि हाँ, ये बात तो सही है कि इसकी वजह से महाराष्ट्र के बेरोजगार लोगों को भी रोजगार मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी, लेकिन जिस तरीके का काम ये लोग कर सकते हैं उस तरीके का काम महाराष्ट्र के लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनकी आवश्यकता बनी रहेगी। सच सर पर चढ़कर बोला था। ये नहीं जाएंगे तो अनौद्योगिकरण का एक पहलू होगा, और दूसरा पहलू जो अनौद्योगिकरण का है, जिस पर मैं अभी विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो एक बड़ा पहलू है, और वो ये है कि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग लौट कर आ जाएंगे और उनकी आमदनी बंद हो जाएगी तो उद्योगों में पैदा होने वाले माल को खरीदेगा कौन? एक गहरी मंदी की ओर जाएगा ये देश। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अभी थोड़ी देर पहले हमारे पंत प्रधान ब्रह्मा जी भाषण दे रहे थे और वो कह रहे थे भारत की आजादी की 75वीं साल और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के गठन की 100वीं साल, और हम पूरी दुनिया भर के लिए सोलर बैटरी बनाएंगे। अगर वो सोलर बैटरी का उनका सपना पूरा भी हो जाता है तो पहली बात तो ये कि सोलर बैटरी में कितना कंपीट कर पाएंगे हमसे बड़े लोग वहां पर बैठे हुए, लेकिन अगर कंपीट कर भी लेते हैं और आधी दुनिया की सोलर बैटरी हम लोग बेचने भी लगते हैं तो उससे इस देश में कितनी खरीदी क्षमता बढ़ने वाली है। सोलर बैटरी की प्रोसेस पता नहीं वो जानते कि नहीं जानते कि वो किस टेक्नोलॉजी के हिसाब से कितनी लाख सोलर बैटरियां एक शिफ्ट में पैदा की जा सकते हैं। बहरहाल वो एक अलग इशू है, उनसे किसी तरीके की गंभीर योजना की बात या किसी गंभीर परिकल्पना की अपेक्षा करना उनके साथ न्याय करना नहीं है, वो उस तरीके का दायरा उनके सोच का नहीं है। लेकिन जब मंदी गहरी और दीर्घायु हो जाएगी तो क्या होगा? बाजार सिकुड़ेगा तो जो कारखाने थोड़े बहुत चल रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। जब 2 रुपए का बिस्कुट खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होते और बिस्कुट का कारखाना बंद हो जाता है तो इतने बड़े पैमाने पर 14 करोड़ लोग ये, और उसके बाद किसानों की लूट, तो इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैलेगी तो क्या होगा? एक ऐसे महाविनाश का कारण बनेगा जिसके बारे में कुछ कल्पना ही नहीं है। 20 लाख करोड़ के पैकेज में इस सारे पहलुओं को लेकर कोई चर्चा ही नहीं है। न खेती के बारे में चर्चा है, न प्रवासी मजदूरों के बारे में चर्चा है, न उनको वैकल्पिक रोजगार देने के बारे में कुछ है। बस कॉरपोरेट को सस्ता कर्जा दिया जाएगा, निजीकरण किया जाएगा, कॉरपोरेटीकरण किया जाएगा। अरे सारे कॉरपोरेटीकरण के बाद भी अगर सारे कारखाने भी मुकेश अंबानी और गौतम अडानी और अमेरिका के अपने दादी और नानी को आपने दे दिए तो उसके बाद भी वो जो पैदा करेंगे उसको खरीदेगा कौन? इस सब के बारे में कुछ नहीं है। तो ये जो दरबारी पूंजीवाद है, उस दरबारी पूंजीवाद के पास उस तरीके का विजन भी नहीं है, दृष्टिकोण भी नहीं है। उसको केवल इसी बात पर खुशी होती है कि 1991 के पहले एक भी डॉलर अरबपति नहीं था, अब डॉलर अरबपतियों की संख्या बढ़कर 2018 में 121 हो गई है, इसी पे खुश होना है। लेकिन वो अरबपति पटना की या दिल्ली की या भोपाल की या बंबई की मार्केट में खरीदारी करने के लिए नहीं जाते हैं। उनमें खरीदारी करने के लिए यही मजदूर जाता है जिसे वापस लौट आने के लिए आपके पास ट्रेन नहीं थी, यही मध्यम वर्गीय जाता है जिसके रोजगार को आपने छीन लिया। इसलिए ये एक बड़ा संकट है जो खेती और किसानी, मजदूर और किसान दोनों को, इसका मतलब इस देश की 2/3 से ज्यादा आबादी को सीधे प्रभावित करने वाला है। उसकी उपेक्षा तूफान आने पर जिस तरीके से शुतुरमुर्ग रेत में अपने आंखों को घुसा लेता है और समझता है कि तूफान टल गया, उससे होने वाला नहीं है। दूसरा एक बड़ा गंभीर सवाल है और वो है कि ये कोरोना बहुत भयावह तेजी के साथ बढ़ रहा है। उनने कहा कि लॉकडाउन, कोरोना चला जाएगा तो कोरोना चला गया, लॉकडाउन खुल गया, सब कुछ ठीक हो गया। पिछले 3 दिन में हम 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं और आश्चर्य मत कीजिएगा अगर शाम तक हम 4थे नंबर पर या 3रे नंबर पर पहुंच जाए।
जो टॉप 5 है जिनमें सबसे ज्यादा ये महामारी फैली हुई है, उनमें सबसे तेजी की रफ्तार के साथ बढ़ रही है हमारे यहां पर महामारी भारत में। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि हाल फिलहाल ये जाने वाली नहीं है, अभी कोरोना पीक पर नहीं आया है। वायरोलॉजिस्ट का कहना है सितंबर में पीक पर आएगा और उसके बाद अगर परिस्थितियां ठीक तरीके से नियंत्रण में रही तो दिसंबर या जनवरी तक ये शिथिल होकर जा सकता है। संभव है कि तब तक टीका भी खोज लिया जाए, वैक्सीन भी आ जाए, लेकिन अभी हाल फिलहाल इसका को रोकना ही होगा। और हमारे यहां पर क्या हो रहा है, हमारे यहां तो स्वास्थ्य सुविधा नाम की कोई चीज ही नहीं है। अगर केरल को छोड़ दिया जाए, जिसने अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं के नेटवर्क के आधार पर उसको नियंत्रित कर लिया, बांध लिया, हमारे यहां तो नीम हकीम है, झाड़ फूक है, 9 लड्डू और 9 लौंग की पूजा करने से कोरोना न चला जाएगा, कोरोना माई का घंटा बजाने से ठीक हो जाएगा। इस तरीके के टोटकों से, और टोटकों के साथ साथ क्वारंटीन सेंटर के नाम पर जिस तरीके के नर्क बने हुए हैं, जहां से लोग भाग रहे हैं क्योंकि वहां पर वो पीने के लिए पानी भी नहीं पा रहे हैं, तो हम इस संक्रामकता को किस तरीके से रोकेंगे? इसके केवल 3 इलाज हैं, जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है, जांच, जांच और जांच। और जांच के बाद जिनमें पाया जाता है उनको अलग रखना, क्वारंटीन में रखना, और उसके बाद उनको ठीक होने तक जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। और हमारे यहां जांचों की हालत क्या है? अगर हम रफ्तार के मामले में टॉप 5 में आ गए हैं, रफ्तार के मामले में टॉप 1 हो गए हैं, और सबसे ज्यादा बीमारों के मामले में टॉप 5 में आ गए हैं, गलत और अधूरे आंकड़ों के बावजूद जांच के मामले में हम नीचे से तीसरे या चौथे नंबर पे हैं। सबसे कम जांचें करने के मामले में 1000 लोगों पर 3.4 लोगों की, 3.5 लोगों की जांच हो पा रही है। क्या होगा? बिहार के लोगों ने 1918 में इन्फ्लुएंजा की महामारी देखी है, जो प्रथम विश्व युद्ध से वापस लौटने वाले सैनिक पानी के जहाज में यात्रा करके आए थे, वो लेके आए थे। इससे करीबन 1,80,00,000 लोग मारे गए थे। उससे कोई सबक लेने के लिए तैयार नहीं है। और जैसे मोदी जी हैं, वैसे ही उनके छोटे भाई नीतीश कुमार जी हैं। राहु और केतु का मिलन है, और वो दोनों मिलकर इस तरीके के अज्ञान, अंधविश्वास, मूर्खता के वायरस को फैला रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि इसे केवल 9 लड्डू और 9 लौंग की पूजा करने वाले या कोरोना माई की थाली बजाने वाले उन ओझाओं के चक्कर में पड़े हुए ग्रामीण नागरिक ही नहीं फैला रहे हैं, बल्कि हमारे खुद प्रधानमंत्री फैला रहे हैं, उनके आका फैला रहे हैं, और उनका जो संरक्षक गिरोह है आरएसएस, वो फैला रही है। थाली बजाइए, ताली बजाइए, लोटा बजाइए, बाल्टी बजाइए, मोमबत्ती जलाइए, गोबर गोमूत्र का पान कीजिए। और उसके बाद तो उन्होंने कोरोना को टोपी भी पहना दी कि कोरोना एक खास किस्म के धर्म के साथ में ताल्लुक रखता है, और अब उस कोरोना को जाति भी उसकी पहचानने की कोशिश की जा रही है। मतलब जब पूरे देश को एकजुट किया जाना चाहिए, उस वक्त पूरे देश की जनता को पहले धर्म के नाम पर, फिर जाति के नाम पर, फिर प्रदेशों के नाम पर, फिर जिलों के नाम पर, फिर तहसीलों के नाम पर, और फिर गांवों के नाम पर अखंड भारत का नाम लेने वाले इस भारत को खंड खंड कर चुके हैं इस कोरोना काल के अंदर। अगर यह बात आपको लगता है कि ये कुछ ज्यादा बात हो गई है, तो दिल्ली चले जाइए। बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली के लोग गाजियाबाद जाते हैं काम करने के लिए, नोएडा जाते हैं काम करने के लिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने दीवार, मतलब वहां पर एक बाकायदा सीमा खड़ी कर दी है कि कोई दिल्ली का रहने वाला उत्तर प्रदेश नहीं आ सकता। दिल्ली की सरकार ने सीमा खड़ा कर दी है कि उत्तर प्रदेश वाला है वहां नहीं आ सकता। जो डॉक्टर्स दिल्ली में इलाज करने के लिए हॉस्पिटल्स में जाते हैं, उनके घर अगर नोएडा में है तो वो वापस लौटकर नहीं आ सकते, उन्हें दिल्ली में ही काटना है। और अभी कुछ दिन पहले, तो 2 दिन पहले हमारे केजरीवाल साहब ने तो कमाल का फैसला लिया, और उन्होंने कहा है कि दिल्ली के अस्पतालों में केवल दिल्ली में रहने वालों का इलाज होगा, बाकी किसी का इलाज नहीं होगा। अब पता नहीं वो ये बीमारी कहां तक पहुंचती। और ये बीमारी केवल दिल्ली हरियाणा के बीच में नहीं है। येदियुरप्पा ने कह दिया कि 4 दक्षिणी राज्यों के लोग अब कर्नाटक में बिना उनकी अनुमति के नहीं आ सकते। मध्य प्रदेश के भी कई जिले ऐसे हैं जहां पर एक जिले से दूसरे जिले में लोग नहीं जा सकते।
सीमाएं खड़ी की जा रही है, और ये सीमाएं खड़ी करते वक्त किस तरीके का अमानवीय दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है कि कुछ दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो ये बोल भी दिया था कि जो बिहारी मजदूर लौट कर आ रहा है उसे बिहार में घुसने नहीं दिया जाएगा, जैसे उनको वसीयत में मिला हो बिहार। हालांकि बिहार की जनता ने जब प्रतिरोध किया तो उन्हें वहां पर क्वारंटाइन होम्स बनाने पड़े और ठीक करना पड़ा, लेकिन असल में क्या था इरादा? अरे भाई, ये बीमारी साइकिल पर चलकर नहीं आई है, पैदल चलकर नहीं आई है, ये बाइक में बैठकर नहीं आई है, ये बीमारी हवाई जहाज से आई है। जब पूरी दुनिया अपने हवाई अड्डों पर जांच के यंत्र के वैसे गुजरे बिना किसी को निकलने नहीं दे रही थी अपने देश में, उस वक्त हम नमस्ते ट्रंप का आयोजन कर रहे थे अहमदाबाद में, और लॉकडाउन से पहले तक लगभग 80 लाख विमान यात्री विमानों के जरिए विदेशों से इस देश में आए, जिनमें से केवल 20 या 22 हजार लोगों की जांच की गई है। ऐसा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आरटीआई में दी गई जानकारी में कबूल किया है। यह बीमारी हवाई जहाज में बैठकर आई है, तो हवाई जहाज में बैठकर आई है, उसका जो खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ रहा है उस जनता को जिसके पास चलने के लिए ज्यादातर मामलों में साइकिल भी नहीं है। ये कौन सा तरीका है? और अब उसकी ये जो पूरी तरीके से उस आधार पर आप हिंदू मुसलमान करने लगे हैं, पर्दा प्रथा की महत्ता को गिनाने में आप लगे हुए हैं, स्मृति के उन पुराने छुआछूत के सारे मापदंडों को लागू कर देना चाहते हैं। ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। इसलिए ये वापसी की यात्रा में जो लांछना सही है, जो प्रताड़ना सही है, उस प्रताड़ना को सहते सहते अगर बिहार के ग्रामीण इलाकों में रोजगार पैदा करने की कोशिश नहीं की जाएगी, जो प्रवासी मजदूर लौटकर आए हैं उनको बेहतर रोजगार को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उसके बाद किस तरीके की हालत बिहार में पैदा होने वाली है, किस तरीके की हालत हिंदुस्तान में पैदा होने वाली है, ये न नीतीश कुमार जानते हैं न नरेंद्र मोदी जानते हैं। नीतीश कुमार जी ये जरूर जान लें कि भारत की सभ्यता में ज्ञान और दर्शन के मामले में, साहित्य और विवेचना के मामले में, आंदोलन और संघर्ष के मामले में, युग की नई इबारत लिखने के मामले में बिहार के मेहनत कशों का बहुत बड़ा योगदान था। एक अकेला बिहारी था जिसने जाकर पूरे चीन को, पूरे जापान को, और पहले पूरे दक्षिण एशिया को और उसके बाद पूरी दुनिया को जीत लिया था, जिसका नाम था गौतम बुद्ध। तो यही बिहार जब अपने पैरों पर खड़ा होगा तो आपको भी ठीक करने की क्षमता रखता है, श्रीमान जी, आपको याद रखना चाहिए। रास्ता क्या है? आखिरी बात, यह बात क्लिनिकल ट्रायल से साबित हो चुकी है कि कोरोना लाल झंडे से डरता है। चीन में सबसे पहले फैला, वुहान प्रांत में, वुहान ने उसको काबू भी पा लिया और उसके बाद पूरे चीन की अनिवार्य जांच करके उन्होंने उसको फैलने से रोक भी दिया। एक जमाने में वो 11वें नंबर पे थे मौतों के मामले में, अब उनसे बहुत आगे निकल आए हैं हम। उन्होंने नियंत्रित कर लिया, लाल झंडे की हुकूमत है। चीन के ठीक बगल में वियतनाम है, जहां कोरोना फैला, हवाई जहाज में बैठ के गया था। चीन से बाउंड्री भी लगती है, सीमा भी लगती है उनकी, लेकिन एक भी पेशेंट की मौत नहीं हुई वियतनाम में। लाल झंडे की सरकार है, उन्होंने काबू पा लिया उस पर। और केवल काबू नहीं पा लिया, बल्कि अपनी बीमारी को ठीक करने के बाद उन्होंने लाखों की संख्या में पीपीई, करोड़ों की संख्या में मास्क और बहुत बड़ी तादाद में वेंटिलेटर उस अमेरिका के लिए भी भेजे, जिस अमेरिका ने उन्हें 60 और 70 के दशक में इतनी बुरी तरह अपने हमले का शिकार बनाया था कि उनकी पूरी जमीन पर, वियतनाम की पूरी जमीन पर 7 से लेकर 8 इंच मोटी बारूद की परत बिछ गई थी। लेकिन वियतनाम ने कहा कि जो पुरानी बात है उसको भूल जाइए, अभी मनुष्यता खतरे में है, हम आपको ये सामान भेज रहे हैं, अपने नागरिकों को बचाइए। क्यूबा, जहां लाल झंडे की सरकार है, 60-62 देशों में उनके प्रशिक्षित डॉक्टर पहुंचे हुए हैं उन देशों की जनता को, उन देशों की मानवता को कोरोना से बचाने के लिए, इलाज करने के लिए। जब हमारे 5 स्टार के डॉक्टर्स मरीज को देखने से इनकार कर रहे हैं
वो हजारों किलोमीटर से दूर चलकर अलग अलग देशों में पहुंचकर वहां के मरीजों का इलाज कर रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर। क्योंकि चंडीदास ने कहा था कि सावेर ऊपर मानुष सत्य, मनुष्य से बड़ा सत्य कोई नहीं है, मनुष्य के जीवन से कीमती और कोई नहीं। लाल झंडे से डरता है कोरोना। ये केवल दुनिया ने साबित नहीं किया, बल्कि ये केरल ने भी साबित कर दिया, जहां वामपंथी पार्टियों की हुकूमत चल रही है, जहां पर लाल झंडे को मानने वाले लोगों के बहुमत के साथ वहां की सरकार चल रही है। उन्होंने न केवल सबसे पहला केस वहां आया, दूसरा केस वहां आया, तीसरा केस वहां आया, लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस कारगर तरीके से उसको न केवल रोक लिया, और लोगों की जानकारी के लिए भी ये कह रहा हूं कि 100 से ज्यादा देशों में केरल के निवासी काम करने के लिए गए हुए हैं। कुछ बस गए हैं, कुछ आते जाते रहते हैं। आधी दुनिया में केरल है, आधी दुनिया में मलयाली है, वो वहां से लौट कर आते हैं, बीमारियां भी लाने की संभावनाएं रहती है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने काबू पा लिया, और न केवल काबू पा लिया बल्कि मानवीय तरीके से काबू पा लिया। तो पहली बात तो ये कि ये लाल झंडे से डरता है। लाल झंडा उठाइए, उठाया है, श्रमिक संगठन इकट्ठा हुए हैं सबके सब। 22 जून के दिन जबरदस्त कार्रवाई की गई, किसान संगठन इकट्ठा हुए हैं 234 से ज्यादा। 27 जून के दिन कार्रवाई की गई। कल के दिन भी पूरे देश भर में किसानों ने एपीएमसी के संशोधन के अध्यादेशों की कॉपियों को जलाया है हजारों स्थानों पर। लड़ना होगा और तीनों तरीके की नीतियों के विकल्प को लेना पड़ेगा। तात्कालिक विकल्प क्या है, मिड टर्म विकल्प क्या है, और दूरगामी विकल्प क्या है। और उस विकल्प का नारा होगा कि किसी भी सूरत में कॉरपोरेटिव विकल्प को स्वीकार नहीं किया जाएगा, यह कहना पड़ा। दूसरा रास्ता क्या है, यह बात बिल्कुल सही की जा रही है कि कोरोना से बचना है तो मास्क लगाइए, बिल्कुल सही बात। खांसी और छींक में निकलते हैं कोरोना के वायरस, और वो सांस के जरिए या स्पर्श के जरिए आपके पास पहुंच जाते हैं। कोरोना से फौरी बचाव के लिए जरूरी है मास्क लगाइए, लेकिन पुख्ता और परमानेंट विचार करना है तो मास्क अपनाने के साथ मास्क को भी अपनाना होगा। इस कोरोना काल में सबसे शिद्दत के साथ आए हैं याद मार्क्स, जिन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और कैपिटल में आज से 150 साल पहले, 173 साल पहले इस बात को लिख दिया था कि यह दुष्ट पूंजीवाद अपने मुनाफे की लिप्सा में पूरी दुनिया को रौंद के रख देगा, मनुष्यता का भी विनाश करेगा, प्रकृति का भी विनाश करेगा, और एक ऐसा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस पैदा कर देगा, ऐसा प्राकृतिक असंतुलन पैदा कर देगा कि उसके बाद मानवता और पृथ्वी का बचना भी खतरे में पड़ जाएगा। कोरोना महाशय इसी असंतुलन की पैदाइश है। तो मास्क पहनना होगा, मास्क अपनाना होगा, लेकिन मास्क के साथ कार्ल मार्क्स को भी अपनाना होगा। और कार्ल मार्क्स को अपनाने के बाद ही, चाहे कोरोना हो, चाहे निपा हो, चाहे इबोला हो, जितने भी वायरस पूंजी के मुनाफे की हवस में प्रकृति का विनाश करते हुए पैदा हो रहे हैं, उनको रोका जा सकता है। बार बार हाथ धोने से अगर बचना है तो पूंजीवाद से हाथ धोना पड़ेगा पूरी मानवता को, और एक नई निजाम की कायमी करनी पड़ेगी। भारत की परिस्थिति में थोड़ा अतिरिक्त काम भी करना पड़ेगा। कोरोना क्या है? वैज्ञानिकों के मुताबिक कोरोना प्रोटीन का एक अणु है जिसके ऊपर चर्बी की एक परत लिपटी हुई है। ये दोनों जब मिल जाते हैं, प्रोटीन का अणु और चर्बी की परत, तो ये भयानक घातक हो जाते हैं। भारत में इस रूपक के आधार पर अगर आपको समझना है तो ये जो सब कुछ अंधविश्वास और विभाजन और हिंदू मुस्लिम और ऊंच नीच का जो मामला चल रहा है, हमारे यहां भी भारत में भी पौगा पंथ और पिछड़ी चेतना का एक संक्रामक हानिकारक विषाणु है, जिसने इस देश की 1500 साल की वैज्ञानिक खोजें, सांस्कृतिक खोजें और सभ्यता के विकास को रोक दिया था। उसका नाम है मनुस्मृति। और इस मनुस्मृति के अणु को कॉरपोरेट पूंजी ने अपनी चर्बी में लपेटकर एक कोरोना के नए विषाणु के रूप में हमारे ऊपर थोप दिया है। ये एक ऐसे विजातीय और सांघातिक किस्म के घोल है जिनकी लड़ाई किसी और से नहीं, अपने ही देश की जनता से है, अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ है।
वो अपनी ही देश की जनता को गुलाम बनाने के लिए लड़ते हैं, उसको ही पराजित करने में अपना बड़ा हौसला मानते हैं कि हमने हरा दिया 370 कश्मीर की अपनी ही जनता को हमने हरा दिया। एनआरसी और सीए अपने ही देश के नागरिकों के एक बड़े हिस्से को हमने उनकी नागरिकता से वंचित कर दिया, उसी में विजयी भाव महसूस करते हैं। वो मुसलमानों के खिलाफ है, उन मुसलमानों के खिलाफ जिन्होंने न केवल 15 अगस्त 1947 के बंटवारे को ठुकराया था, पाकिस्तान को स्वीकार करने से मना कर दिया था, भारत में हजारों साल से मतलब सैकड़ों वर्षों से यहां पर बने हुए हैं और तकरीबन 1000 साल में या 1200 साल में उन्होंने भारतीय संस्कृति, साहित्य, सभ्यता, रहन सहन, खान पान, जीवन शैली और निर्माण के मामलों में अकथनीय योगदान देके सम्मिश्रण के साथ एक ऐसी संस्कृति का निर्माण किया है, भारतीय सभ्यता का श्रृंगार किया है, उनके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन वे सिर्फ रेलिंग पॉइंट है। उनके नाम पर अभी उन्हें उस मुहिम को संगठित करना है जो तानाशाही की ओर ले जाती है, जो कोरोना काल में और भी ज्यादा तेज हो रही है, चाहे सफूरा जरगर हो, चाहे वो नताशा हो। लेकिन असली निशाना उनका 85% भारतीय है, जो मनु के श्रेणी क्रम में दलित, शूद्र और पिछड़ी जाति के नाम पर आते हैं, आदिवासियों के नाम पर आते हैं। वे महिलाएं हैं जिन्हें ये ठग अपने दर्शन, तथाकथित दर्शन और तथाकथित परंपरा के हिसाब से शूद्राति शूद्र मानते हैं। भारतीय कोरोना, भारतीय समाज का जो कोरोना है, उस भारतीय समाज को विघटित करने वाले और बीमार बनाने वाले इस कोरोना की समाप्ति के लिए इस मनु नाम के अणु और कॉरपोरेट मामा की चर्बी के खोल, इन दोनों से मिलकर लड़ना पड़ेगा। ये सामर्थ्य इस देश की मेहनतकश जनता में है। ये सामर्थ्य उन वापस लौटते हुए हर कदम के साथ लिए गए संकल्प में है कि जिन्होंने हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार किया है, उन्हें हम अपनी प्रतिरोध के जरिए, अपने आक्रोश के जरिए जवाब देंगे, ठिकाने लगाएंगे। उस क्षमता में है, उसको लामबंद करने, उसको एकजुट करने की आवश्यकता है। मजदूर और किसान हारी हुई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। मजदूर और किसान न केवल अपने आप को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, बल्कि इस देश को कॉरपोरेट और मनु, इन दोनों के मेल वाले कोरोना से बचाकर इस देश की इतिहास, इस देश की सकारात्मक ऐतिहासिक परंपराओं को बचाने के लिए, 5000 वर्षों के हासिल को बचाने के लिए और 1857 से लेकर 1947 के बीच में इन 90 वर्षों के दौरान इस देश में जो सामाजिक वैचारिक मंथन हुआ था, उस मंथन के आधार पर बने हुए संविधान को बचाने के लिए की जा रही है। और ऐसी लड़ाइयाँ जब जनता लड़ती है तो इतिहास रचती है। वो इतिहास आने वाले दिनों में रचा जाएगा। एक बार फिर जनशक्ति लाइव के साथियों को हार्दिक धन्यवाद और उन्हें इस बात के लिए भी आभार कि उन्होंने मुझे इस बात का अवसर दिया कि मैं आप लोगों के बीच में अपनी बातचीत को रख सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। हस्तक्षेप.com के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी खबरें जो गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। खबरों की तह तक जाकर विश्लेषण देश दुनिया के जाने माने पत्रकारों, साहित्यकारों और स्तंभकारों द्वारा। चैनल का सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आप तक खबर पहुंचे।